नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। विदेश की तमाम बड़ी खबरें जो इस पूरे सप्ताह, इस पूरे वीक हलचल मचाती रही, उन सभी को समेटकर मैं इस स्पेशल बुलेटिन में आपके लिए लेकर आई हूं। दो देशों के प्रधान जब आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो सामने हो चाहे वो फोन पर हो, तो वो हेडलाइंस बनती ही बनती है, क्योंकि सवाल यहाँ पर दो देशों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। दरअसल एक अहम मीटिंग चल रही थी और उस अहम मीटिंग को बीच में छोड़ते ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा, थैंक यू भी कहा। लेकिन क्यों, चलिए इस खबर में आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को रोकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। सुरक्षा कैबिनेट की ये बैठक बहुत ज्यादा अहम थी, क्योंकि इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते पर चर्चा हो रही थी। और ये चर्चा बेहद अहम है, क्योंकि इस पर लंबे वक्त से काम चल रहा था। फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर इजरायली प्रधानमंत्री को बधाई दी। इस बैठक के बाद इजराइल ने सीज फायर और बंधकों की रिहाई वाले समझौते पर मुहर लगा दी। तो क्या यह समझा जाए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया इजराइल के प्रधानमंत्री को, उसके बाद कुछ अहम बातचीत हुई और उसके बाद इस अहम समझौते पर मुहर लग गई। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया है। इजराइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमेशा से उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं, उनके बीच की मित्रता हमेशा से बनी रहेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल राज्य के प्रति उनके समर्थन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और दोनों ने घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति जाहिर की है। गाजा में शांति के लिए घोषित ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का ये एक तरह से कहा जाए पहला हिस्सा है। इससे गाजा में 7 अक्टूबर 2023, जी हाँ 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे इजराइल के हमले के स्थायी तौर पर रुकने की उम्मीद बंधी है। यानी इजराइल और गाजा के बीच में जो लगातार वॉर चल रहा है, उसके रुकने की उम्मीद बंधी है। बीते 2 साल से चल रहे इस युद्ध में करीब 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं, घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। गाजा में इस युद्ध, एक तरह से कहा जाए, गाजा में जिस तरह से लंबा युद्ध चला आ रहा है, इस युद्ध ने एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ले चलती हूँ इटली। जी हाँ, इटली में बुर्के और नकाब पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर सार्वजनिक जगह पर कोई चेहरा ढककर जाता है, बुर्का पहना होता है या फिर नकाब पहना होता है, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी पूरी तरीके से बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। जोर शोर से तैयारी की जा रही है। वैसे इटली पहला ऐसा देश नहीं है जहां पर बुर्के या नकाब पर बैन लगाया जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जहां पर बुर्के पर, नकाब पर या फिर अगर आप चेहरा ढकते हैं उस पर बैन और साथ ही साथ जुर्माना भी है। दरअसल आपको बता दें कि 8 अगस्त को संसद में एक बिल पेश किया गया, जिसके तहत स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, दुकानों और साथ ही साथ जो दफ्तर है या फिर सार्वजनिक जगह है, वहां पर चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाई जाएगी। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उस कानून का उल्लंघन करने पर 300 से 3,000 यूरो, अगर इन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 30,000 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना माना जाएगा। यानी कि जो भी उल्लंघन करेगा इस बैन का, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह बिल इस्लाम से जुड़े सांस्कृतिक अलगाववाद के खिलाफ सरकार की व्यापक नीति का एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रस्तावित कानून के जरिए इटली में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पर भी सख्ती की तैयारी है, खासतौर पर उन संगठनों पर, उन ऑर्गेनाइजेशन पर जो सरकार के साथ औपचारिक समझौते के बिना काम कर रहे हैं। नए कानून के तहत ऐसे धार्मिक संगठनों को अपनी फंडिंग के स्रोतों का खुलासा करना होगा, यानी कि उनको फंडिंग कहां से मिल रही है उसका भी खुलासा करना होगा, और वो सिर्फ उन्हीं स्रोतों से फंड ले सकेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ना हो। देखा जाए तो इटली में इस्लामिक संगठनों को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि जो दूसरे 13 धार्मिक समुदायों को देखा जाए तो मान्यता दी जा चुकी है। इससे पहले देखा जाए तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम जैसे देश हैं जहां पर सार्वजनिक जो जगह है, जो पब्लिक प्लेस है, वहां पर बुर्का बैन किया जा चुका है। जी हाँ, फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने की पूरी तरीके से, एक तरह से कहा जाए, प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, तुर्की,
श्रीलंका और स्विट्जरलैंड सहित दूसरे दुनिया भर के देश भी इसमें शामिल हैं और अब इस लिस्ट में इटली भी शामिल हो गया है। और इटली के बाद अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही थी और कहा यह जा रहा था, जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी, कि अमेरिका सोफिस्टिकेटेड आमराम मिसाइल पाकिस्तान को देगा। और सभी यही कयास लगा रहे थे कि जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ रही है, पाकिस्तान अमेरिका से ये जो सोफिस्टिकेटेड आमराम मिसाइल है वो हासिल कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान का सपना यहाँ पर चकनाचूर हो गया है, या फिर ये कहें कि अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को, यानी कि अमेरिका अब आमराम मिसाइल पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। जी हाँ, हाल ही में ये खबरें आई थी कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान को नई एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जी हाँ शॉर्ट में कहें आमराम, दे सकता है। हालांकि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान को आमराम मिसाइल, ये जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, वो देने का विचार नहीं कर रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के इस सौदे पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। यूएस प्रशासन ने फैसले की जानकारी दी है। जी हाँ, यूएस जो एम्बेसी है उसने स्पष्ट कहा है ये कोई नया सौदा नहीं है, बल्कि मौजूदा मिसाइलों के रखरखाव यानी कि जो मेंटेनेंस होता है उसका हिस्सा है, जिससे यह समझा गया कि क्या अमेरिका जो आमराम मिसाइल है पाकिस्तान को देगा। दरअसल ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ मौजूदा मिसाइलों के रखरखाव के हिस्से की बात थी। अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को नई आमराम मिसाइलें नहीं दे रहा है, यानी कि अब यहाँ पर एक तरह से पूरी तरीके से साफ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा था टैरिफ को लेकर घमासान, और अमेरिका से जिस तरह से तनावपूर्ण संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस के प्रेसिडेंट को जिस तरह से फोन किया, क्या उसके बाद ये जो पूरा समीकरण है बदल गया है? पीएम मोदी के इस फोन कॉल का जो बड़ा कूटनीतिक असर देखने को मिला है, क्या ये समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और उसके बाद पाकिस्तान को ये जो एक बड़ा झटका मिला है आमराम मिसाइल ना मिलने का, क्या ये समझा जाए कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है, क्या ये निर्णय उसके बाद लिया गया है? लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दे दिया है और अमेरिका अब नहीं देगा आमराम मिसाइल पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में भारी गिरावट को लेकर। जी हाँ, इस साल यानी कि 2025 में देखा जा रहा है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में बहुत ही कम नंबर में आ रहे हैं। कोरोना वायरस का, पेंडेमिक का, महामारी का वो टाइम था जब स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे थे, उस वक्त सिचुएशन अलग थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में आने से कतरा रहे हैं, कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि क्या एक हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुनना चाहिए या फिर नहीं। और इसके पीछे कई कारण हैं, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो इस साल की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट्स हैं उनके आने में 19% की कमी आई है, जिसमें एशियाई छात्रों की संख्या में 24% जो छात्र हैं वो शामिल हैं, और अगर हम भारतीय स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 44% हैं। यानी कि भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इतने नंबर्स में, इतनी संख्या में यहाँ पर अमेरिका में पढ़ने आते थे, अब 44% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या में एक तरह से कहा जाए गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लगभग जो 70% जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो एशिया से आते हैं, और लगभग 3 में से 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडियन होता है, भारतीय होता है। इसलिए ये गिरावट अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बड़ी संख्या में भारत से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 70% जो छात्र हैं एशिया से आते हैं, और हर 3 में से 1 जो स्टूडेंट है वो भारतीय है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है अमेरिका के अंदर। और जिस तरह से ये जो गिरावट देखने को मिली है स्टूडेंट्स में, इसके कई कारण हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है वीज़ा के नियमों को लेकर, और जिस तरह से वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी गई है, जो ट्रैवल बैन के जो इश्यूज़ अमेरिका की तरफ से क्रिएट किए गए हैं, और जिस तरह से अमेरिका सुरक्षा की बात कह रहा है, और सुरक्षा की बात करते करते कहीं ना कहीं इसका असर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर है उस पर साफ देखने को मिल रहा है।
वहीं देखा जाए तो H1B वीजा की फीस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से $100,000 कर दी है, उसकी वजह से भी जो खासतौर पर टेक और फाइनेंस कंपनियां हैं उस पर बड़ा असर पड़ा है। बल्कि इसका सीधा असर देखा जाए अमेरिका की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर देखने को मिल रहा है। वीजा प्रक्रिया में जिस तरह से जटिलता देखने को मिल रही है, जो खर्चे बढ़ा दिए गए हैं, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो भारत से आते थे स्टूडेंट्स, वो अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। अब देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिका नहीं आ रहे हैं, वो अपने एजुकेशन के लिए चुन रहे हैं कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूरोप के जो दूसरे देश हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से अमेरिका ने सख्ती बरती है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उसकी वजह से जो अमेरिका की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नई पहल देखने को मिल रही है। दरअसल भारत अपनी एम्बेसी, अपने दूतावास को अफगानिस्तान में खोलने जा रहा है और इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया है और इसके अलावा भी भारत अफगानिस्तान को अतिरिक्त सहायता भी दे रहा है। दरअसल 2021 में बंद हो गया था भारतीय दूतावास। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता के एक तरह से जब वो सत्ता में लौटा तो उसके बाद भारत ने काबुल में मौजूद अपने दूतावास को, अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था। दरअसल तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और इस वीक एक तरह से देखा जाए एक सप्ताह की यात्रा के दूसरे दिन मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद एस जयशंकर ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास, अपनी एम्बेसी शुरू करेगा। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। तो जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान को यहाँ पर सहायता कर रहा है और जिस तरह से भारत और तालिबान के बीच में कहीं ना कहीं एक तलखी देखने को मिल रही थी, अब ऐसा लगता है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बीच एक नई पहल की किरण यहाँ पर नजर आ रही है। और अब खबर अमेरिका के टेक्सास से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ह्यूस्टन में और ह्यूस्टन टेक्सास का एक बड़ा शहर है। ऐसे ही यहाँ पर एक और शहर है फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और फोर्ट वर्थ से ही एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक 28 साल के स्टूडेंट चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी जाती है गोलियों से भूनकर। ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है, देखा जा रहा है पिछले काफ़ी लंबे वक्त से देख रहे हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों पर इस तरह के से, चाहे वो शूटिंग इंसिडेंट हो या फिर हमला हो, इस तरह की काफ़ी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। दरअसल ये जो इंसिडेंट है ये गैस स्टेशन में हुआ है, जब एक 28 साल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल वो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रहा था और ये जो घटना है ये रात में हुई है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और उसके साथ ही जो आरोपी था रिचर्ड फ्लोरेंस, उसको अरेस्ट कर लिया है। इस हत्या से जो स्थानीय इंडियन अमेरिकन समुदाय है उसमें शोक है और कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी फ्लोरेंस ने पहले गैस स्टेशन पर पोल को गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गया। भागते हुए उसने दूसरी जो व्हीकल थे उस पर भी गोलियां चलाई। हालांकि उससे कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में आरोपी ने पास की जो मेट्रोबुक ड्राइव कॉलोनी है उसमें घुसने की कोशिश की, लेकिन वो गेट से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अरेस्ट किया और उसकी कार से एक बंदूक भी बरामद की। घटना की जांच अभी की जा रही है और ये जो शूटिंग इंसिडेंट हुआ है, ये जो गोलीबारी हुई है, इसके पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। इस बीच ह्यूस्टन में जो कॉन्सुलेट जनरल है वो पीड़ित परिवार से संपर्क में है लगातार। जी हाँ, चंद्रशेखर पोल के परिवार से लगातार संपर्क में बने हुए हैं और चंद्रशेखर पोल के पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय स्टूडेंट पर या किसी भारतीय शख्स पर यहाँ पर गोली चलाई गई है या फिर उसे घायल किया गया है। इस तरह की घटनाएं देखा जाए पिछले लंबे वक्त से बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब खबर ह्यूस्टन से ही है।
थोड़ी ही दूरी पर मेरे शुगरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। जो दूसरी और कम्युनिटी के लोग हैं वो भी वहां पर रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भारत और पाकिस्तानी रहते हैं। यहाँ पर शूटिंग इंसिडेंट हुआ है। एक शख्स निकलता है, दो अलग अलग जगहों पर शूटिंग इंसिडेंट को, गोलीबारी को अंजाम देता है, उसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। आप सोचिए कि खुलेआम ऐसा होता है। दो अलग अलग घटनाएं, एक शख्स वेपन लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और उस तरह के इंसिडेंट को अंजाम दे देता है। तो आप सोचिए कि खुद आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। ये जो अमेरिका में गन कल्चर है, उसकी वजह से इस तरह के शूटिंग इंसिडेंट ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आम हो गए हैं। जी हाँ, ह्यूस्टन में एक बार फिर से गोलीबारी की बड़ी घटना देखने को मिली है, दो अलग अलग जगहों पर। जी हाँ, ह्यूस्टन के पास ही, जी हाँ, थोड़ी ही दूरी पर शुगरलैंड है। यहाँ एक वाहन चालक ने दूसरे वाहन पर गोली चला दी, जिससे चालक घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, वहां मौत हो गई। और ठीक आधे घंटे बाद दूसरी घटना होती है, जब हमलावर ने एक मैकेनिक की दुकान पर जाकर मैकेनिक और उस गवाह को गोली मार दी जो उसका वीडियो बना रहा था। पुलिस ने हमलावर को कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसी की गाड़ी में मरा हुआ पाया। माना यह जा रहा है कि उसने शायद आत्महत्या की है। वैसे अभी जो हमलावर है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से ये गन कल्चर है, वो सबसे बड़ी वजह है शूटिंग इंसिडेंट का, ये जो गोलीबारी हो रही है उसका। 2023 के अनुमान के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों के पास लगभग 393 मिलियन से ज्यादा बंदूकें हैं, जो देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लगभग 40 से 44% घरों में बंदूकें मौजूद हैं और करीब 32% अमेरिकी जो लोग हैं वो बंदूक के मालिक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास बंदूकें हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा बंदूकें हैं या वेपन हैं। और एक तरह से देखा जाए कि जिस तरीके से लोगों के पास इतनी संख्या में वेपन है, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका में शूटिंग इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्यों ना हो। अगर हर किसी के हाथ में वेपन है तो उन वेपन का इस्तेमाल लोग इस तरीके से करते हैं और शूटिंग इंसिडेंट की घटनाओं को अंजाम देते हैं अमेरिका में। और चलिए अब मैं आपको लिए चलती हूँ जर्मनी, जहाँ पर दुर्गा पूजा एक अलग अंदाज में की जा रही है। भारत में आपने माँ दुर्गा के अलग अलग पंडाल देखे होंगे, माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ देखी होंगी, उनकी पूजा देखी होगी, लेकिन जर्मनी में जो दुर्गा पूजा की जा रही है बिल्कुल अलग तरीके से की जा रही है। जी हाँ, दुर्गा पूजा हो रही है चर्च के अंदर। वैसे मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है। जी हाँ, जर्मनी की मॉन्चेंगलाडबाख शहर में बांग्लादेशी सनातनी हिंदुओं ने 3 दिवसीय दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे देशों की जो जर्मनी में आकर रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में मॉन्चेंगलाडबाख शहर के निर्वाचित और लगातार दूसरी बार बने युवा महापौर फेलिक्स हेनरिक्स ने भी हिस्सा लिया, शिरकत की। इस दुर्गा पूजा की सबसे खास और अनोखी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि दुर्गा पूजा मॉन्चेंगलाडबाख शहर के सिटी चर्च हॉल में आयोजित की गई, जहां पर जीसस क्राइस्ट और माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा साथ साथ रखी गई। इसी के साथ ही दुर्गा पूजा में न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण एक तरह से यहाँ पर पेश किया गया है। इससे लोगों को ये संदेश मिला है कि कैसे क्रिश्चियन और सनातनी हिंदू एक साथ मिलकर एक अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल पेश कर सकते। इस दुर्गा पूजा का एक और, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा का आगमन हुआ, स्थापना हुई, पूजा अर्चना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाली और भारतीय संस्कृति से जुड़े सभी रीति रिवाजों, जैसे कि सिंदूर खेला हो, मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हो, उन सभी को पूरा किया गया। किसी चर्च के अंदर मंत्रोच्चारण होना अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा, एक तरह से कहा जाए बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में समिति से जुड़े बच्चों और बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा दूर दूर से आए लोगों ने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया, माँ दुर्गा की आराधना की, उन्होंने पूजा अर्चना की, आराधना की। तमाम तरह के कार्यक्रमों की एक तरह से यहाँ पे प्रस्तुति भी दी गई और इन प्रस्तुतियों में भारतीय संगीत और बॉलीवुड गानों की एक तरह से कहा जाए धूम रही। वहीं आखिरी दिन सभी भक्तों ने मिलकर नम आंखों से माँ दुर्गा को विदाई दी। और इसी मौके पर हिंदी खबर के जर्मनी ब्यूरो चीफ विवेक रूसिया सुकून ने समिति के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सौमित चौधरी से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। आज हिंदी खबर एक बार फिर से जर्मनी में है और हम इस वक्त जर्मनी के मुंचेनग्लाडबाख शहर में खड़े हैं और एक बहुत ही खास आयोजन यहाँ हो रहा है। ये आयोजन सनातन कल्चरल सोसाइटी के द्वारा हो रहा है और इस समय हमारे साथ सनातन कल्चरल सोसाइटी के
एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो कि आईआईटी दिल्ली से पीएचडी भी जिन्होंने किया है और वो इस समय जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं और आप इस आयोजन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए आज हम उनसे बात करेंगे कि इस सोसाइटी ने आज ये प्रोग्राम क्यों किया है और इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। यह आयोजन मुझे पता चला 3 दिन से चल रहा है और इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने सभी सनातन धर्मियों को एक मंच के नीचे लेकर आए और इतना भव्य आयोजन किया। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी सोसाइटी के बारे में, कृपया संक्षेप में बताएं। सनातन कल्चरल सोसाइटी ने 6 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था उनका जर्नी। तो 6 साल से उन्होंने लगातार काफ़ी सारी प्रोग्राम अरेंज किया, जैसे बंगाली कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, आप जानते हो, सरस्वती पूजा, पहला बैसाख, उसके साथ पीठा उत्सव। तो ऑल्सो गीता महत्व, गीता संघ भी चला इधर। दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी कोशिश था, पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन माँ का आशीर्वाद से पिछले 1 साल से हम लोग प्लानिंग किया हूँ और प्लानिंग करने के बाद अभी इस साल 2025 में हम माँ दुर्गा का पूजा कर पाया है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो माँ दुर्गा का निश्चित रूप से बहुत ही अनन्य आशीर्वाद आप लोगों के साथ है जो इतना भव्य आयोजन आज हुआ। और इसमें किस किस कहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्या ये किसी एक विशेष देश के लोगों के लिए था या क्या कुछ इसमें आपका आयोजन रहा और इसमें कितना समय आप लोगों को लगा, थोड़ा बताएं। ये जो सोसाइटी है, ये शुरुआत हुआ था बंगाली लोगों की तरह। ज्यादातर बांग्लादेश से जो सनातन लोग जर्मनी में ठहरे हैं, ये नॉर्थ एंड वेस्टफेलिया डिस्ट्रिक्ट है, इसी में यूजुअली हमारी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो लोग एक साथ इन्होंने। और यह प्रतिमा धर्म, संस्कार और विज्ञान का एक अनूठा संगम है जिसको आज हम अपने सामने देख रहे हैं और आज से लेकर लगभग 50 वर्षों तक इनका बारंबार पूजन होगा, बारंबार आह्वान होगा और इसी तरह से मुंचिनग्लाडबाख में और एनआरवे में यह आयोजन चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की भूमि में और एक चर्च में एक और बात मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि एक चर्च में यह आयोजन हुआ है और आप देख सकते हैं सामने जीसस क्राइस्ट हमें दिख रहे हैं और उन्हीं के सामने हमारी माता रानी विराजमान है। तो यह सनातन धर्म की आप एक महत्व समझ सकते हैं और सनातन धर्म को आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। इस वक्त हम भगवान के ही घर में, भगवान का घर चर्च भी है, मंदिर भी है, गिरजाघर भी है, तो हम भगवान के घर में देख सकते हैं किस तरह से यीशु मसीह और माता रानी एक साथ उपस्थित हैं और हम सबको एक सूत्र में पिरो रहे हैं। एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिन से हम एकदम शुद्ध टाइम और निष्ठा के साथ ये पूजा अनुष्ठित किया हूँ। हमारी जो ऑनरेबल मेयर था नॉर्थ ये मॉन्शनग्लाडबाख सिटी का, Mr. Felix was also there yesterday. He came and he said that this is the beauty of Sanatan Dharma. Right. We are very open to all. इधर माँ दुर्गा का पूजा हो रहा है एक चर्च में, जो क्रिश्चियनिटी समुदाय लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य स्थान है। तो हम ये पुण्य स्थान माना जाता हूँ और इसके साथ जीसस का भी काइंड ऑफ पूजा हो गया। तो ये एक धर्म के साथ जो एक मिलजुल और मिलबंधन है, ये टुगेदरनेस को हम इधर प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो यह पूरब और पश्चिम, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म का संगम स्थल हम कह सकते हैं इसको। और आपने बताया कि अभी नवनिर्वाचित, अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे शहर के नवनिर्वाचित ओबरबुर्गरमाइस्टर, जिनको हम भारत में मेयर कहते हैं, वो यहाँ आए थे और उन्होंने भी इस संगम की तारीफ की। और आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही धर्मों का समावेशी रूप यहाँ देखा जा सकता है। सब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग, बांग्लादेश के लोग, बाकी देशों के लोग, यहाँ बहुत से क्रिश्चियन लोग भी थे और एक छत के नीचे दोनों धर्म और सभी लोग फल फूल रहे हैं। तो इससे अच्छा संदेश मुझे आज तक दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। इसी के साथ हिंदी खबर के लिए
जर्मनी से विवेक रुसिया, धन्यवाद। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे आपसे हो जाएगी फिर से मुलाकात विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिंदी खबर। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।